गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एस के यादव, आपका अपना इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। आज बात कुछ खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के 12th क्लास के, जी हाँ, बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट 2 की। उसके अंतर्गत आने वाले सबसे मज़ेदार, सबसे बेहतरीन पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की। पर उससे पहले आपने हमारे बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड हैं, उसे आपने अच्छा खासा पसंद भी किया है। अगर ऐसा ही कुछ इस वीडियो के साथ भी होता है, ये भी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो इस सीरीज़ का, जी हाँ, इस टेक्स्ट बुक सीरीज़ का दूसरा पोएम मैं तुरंत बहुत जल्दी आपको ला के दूंगा। तो चलिए इस पोएम का आज आगाज करते हैं और इसका एक थॉरो एनालिसिस करते हैं। कविता का शुभारंभ करने से पहले थोड़ा सा कविता के रचयिता जॉन डॉन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, इस कविता के रचयिता जॉन डॉन है, जो एक अंग्रेजी कवि थे, अर्थात इंग्लिश पोएट थे, जिनका जन्म 22 जनवरी 1572 में हुआ, जिनका निधन 31 मार्च 1631 में हुआ। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए। उसके आगे अगर बढ़ें, उनके पिताजी का नाम जाने, तो उनके पिताजी का नाम भी जॉन डन ही था। जी हाँ, उनके पिता का भी नाम भी जॉन डन ही था। उनके माता का नाम एलिजाबेथ हेवुड था। क्या था जी? एलिजाबेथ हेवुड। उनकी वाइफ का नाम, या कहे उनके बिलोव्ड का नाम, जिससे संवाद के क्रम में ये कविता लिखी गई है, उनका नाम क्या था जी? तो एने मोर। अब थोड़ा सा एने मोर के बारे में जानना जरूरी है, तब कविता का मजा बढ़ जाएगा। एने मोर वह स्त्री जिससे ये बेपनाह प्यार करते थे और आगे चल के शादी किए। जब ये एक समुद्री जहाज पे एक अच्छी नौकरी कर रहे थे, उसी दौरान एना मोर, जो कि इनकी प्रेमिका थी, उससे चुपके से शादी कर लेते हैं। चूंकि एना मोर इन्हीं के अपने पेट्रोन, संरक्षक, जिसके अंडर में ये काम कर रहे थे, उनकी भतीजी थी, और वो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, और इनका लेफ्टिनेंट भी नहीं चाहता था कि ये शादी हो, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। इनकी नौकरी चली गई। केवल नौकरी ही नहीं गई, इन्हें जेल में भी डाल दिया गया, और केवल इन्हें ही नहीं, उस पुजारी को भी डाल दिया गया जिसने इनकी शादी कराई थी, उस गवाह को भी डाल दिया गया जो कि एज ए विटनेस गया था। एने मोर से इन्हें कुल 12 संतान की प्राप्ति हुई, जिसमें 10 जीवित और 2 स्टिल बर्थ थे, अर्थात मृत पैदा हुए थे। अंतिम बच्चे का जन्म देने के दौरान ही एना मोर इस दुनिया से अलविदा कह गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशन यानी पेशा। परंतु उससे पहले इनकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, परंतु वहां से इन्हें बिना डिग्री का वापस भेज दिया गया था। इसका कारण था इनका धर्म। ये रोमन कैथोलिक धर्म से आते थे, जिसका वहां विरोध होता था उस दौरान। इनकी फैमिली भले ही संपन्न थी, रोमन कैथोलिक फैमिली थी जिनमें इनका जन्म हुआ था, भले ही संपन्न थी, परंतु वहां एंटी कैथोलिक धर्म के लोग ज्यादा थे, जिनका दबदबा भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे था, जिसका कारण हुआ कि इन्हें बिना डिग्री का वापस भेज दिया गया। आगे चल के ये लॉ की पढ़ाई किए, यानी कानून की पढ़ाई किए, थियोलॉजी अर्थात धर्म विज्ञान की पढ़ाई किए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, परंतु इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री का भी वापस भेजा गया था। चलिए, तो ऑक्यूपेशन यानी पेशा की बात कर लें, तो ये कवि हैं, ये आपको भी पता है, परंतु उसके साथ साथ एक लॉयर भी थे, क्योंकि इन्होंने लॉ की पढ़ाई कर रखी थी। एक प्रीस्ट यानी पुजारी थे, क्योंकि इन्हें अच्छा खासा धर्म का ज्ञान था। उसके बाद आगे चल के ये 42 वर्ष की उम्र में एंग्लिकन चर्च से दीक्षा ग्रहण किए और एक अच्छे खासे धर्म उपदेशक भी बने, यानी प्रीचर भी बने, धर्म उपदेशक भी बने। चलिए, उनका जॉनरे क्या था? जॉनरे यानी उनकी रचना पद्धति क्या थी? वो कैसे कैसे टाइप के चीजें लिखा करते थे? तो वे लव पोइट्री लिखा करते थे। लव पोइट्री के अंतर्गत वो सॉन्ग लिखते थे या सोनेट्स लिखते थे। सॉन्ग यानी पोएम आप कह सकते हैं, और सोनेट्स यानी 14 लाइन की कविताएं लिखा करते थे, जो कि लव पोइट्री के अंतर्गत आता था, जिसमें लव से रिलेटेड बातें होती थी। उसके बाद वो सटायर भी लिखते थे। सटायर यानी व्यंग भी लिखते थे, उपहास भी लिखते थे। एलिजीज लिखा करते थे। एलिजी यानी शोक गीत लिखा करते थे, क्योंकि उनकी पत्नी मर गई। उसके बाद तो उनकी जिंदगी में शोक के सिवा कुछ था नहीं, तो शोक गीत भी लिखा करते थे। उसके बाद
सरमन यानी प्रवचन भी लिखा करते थे। चूंकि धर्म उपदेशक थे तो प्रवचन भी लिखा करते थे। चलिए उसके बाद अब बता दें उनका सब्जेक्ट यानी विषय वस्तु क्या रहता था। जो चीजें वो लिखते थे उसका विषय वस्तु क्या रहता था, तो विषय वस्तु मुख्य रूप से जीवन से संबंधित रहता था, लाइफ से रिलेटेड रहता था। लव के बारे में लिखते थे, सेक्सुअलिटी के बारे में लिखते थे, डेथ के बारे में लिखते थे, रिलीजन के बारे में लिखते थे। ये सब तो जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है और इन्हीं सब के बारे में लिखना, इनका लिरिकल और सैटिरिकल वर्स देना इन्हें एक नाम, एक पहचान देता है मेटाफिजिकल पोएट का। जी हाँ, इन सब के बारे में लिखना, लिरिकल और सैटिरिकल वर्स लिखना ही इन्हें मेटाफिजिकल पोएट का दर्जा देता है। मेटाफिजिकल पोएट अर्थात आध्यात्मिक कवि, अगर आज के शब्दों में कहें तो स्पिरिचुअल पोएट। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें, जैसा कि पता है आपको, हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम। पोएम में कुछ कम शब्द होते हैं परंतु उसके मायने अधिक होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ इंटरनल मीनिंग को भी बताए जो कि हमने जॉन डॉन के जीवन से लिया है, ताकि आपको ये पोएम समझने में ज़्यादा मदद मिले। तो चलिए आप बात कर लेते हैं पोएम की। तो पोएम जो है 5 स्टेंजा पोएम है। जी हाँ, 5 स्टेंजा पोएम है, यानी इसमें 5 स्टेंजा है। प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरे पास पोएम का जेरोक्स है। आपको पोएम प्रति स्टेंजा यहाँ मिलेगा, आप वहां से देखें, वहां से उसके अर्थ को समझें। यहां हम जेरोक्स से काम चलाएंगे। चलिए, यानी ये 5 स्टेंजा वाला पोएम है, प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन है। और अब बात कर ले इसके पैटर्न की, इसका राइम पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे लिखा गया है। तो इसका पैटर्न है ABABCDDC। इसका मतलब क्या है समझिए जरा सा। तो जैसा कि आपको इस साइड में दिख रहा होगा, अगर हम थोड़ा सा बताएं तो पहला लाइन का अंतिम शब्द देखिए, इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। गो का जो साउंड है उसे हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? गो के साउंड को हम मान लेते हैं ए। देखिए GOE लिखा हुआ है, अंत में ई डाला हुआ है। अधिकांश वर्ड इस पोएम के अंतर्गत अधिकांश वर्ड आपको मिलेंगे जिसमें आज के मॉडर्न युग के वर्ड से अगर तुलना किया जाए तो ई अलग से लगा दिया गया है, एक्स्ट्रा लगाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता था, 16वीं सदी में ऐसा लिखा जाता था, परंतु अब वैसा नहीं लिखा जाता, उसका मॉडर्न रूप कुछ और है। वह हम आपको वहां भी दिख सकता है और उसे हम बताते भी चलेंगे। यानी अंतिम साउंड गो है, इसको हम मान लेते हैं ए। उसके बाद अगर दूसरे लाइन पे आप जाएं तो दूसरे लाइन पे आपको मिलेगा डी, इस साउंड को हम मान लेते हैं बी। अब अगर तीसरे लाइन पे जाएं तो तीसरे लाइन में क्या मिलेगा जी आपको, अंत में सो। देखिए तो ये गो और ये सो आपस में मिल रहा है, साउंड सिमिलर है, तब इसे ए माने थे तो इसे भी मानेंगे ए। देखिएगा पैटर्न कैसे चूज किया जाता है। अब चलिए चौथे लाइन पे जाइए। चौथा लाइन में क्या है जी, तो मी है, मी और दी से मिल रहा है, मतलब ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, तो ये ए है तो ये भी ए, और ये बी है तो ये भी बी, यानी पैटर्न हुआ ना ए बी ए बी। अब चलिए पांचवें लाइन पे। पांचवें लाइन में क्या है जी, तो आई है। छठे लाइन में क्या जाइएगा, तो बेस्ट लिखा हुआ है। सातवें लाइन में जेस्ट लिखा हुआ है, अंत में लाइन के अंतिम शब्द को देख रहे हैं। और उसके बाद आठवें लाइन में तो डाई लिखा हुआ है। अब देखिए तो आई डाई से मिल रहा है, बेस्ट जेस्ट से मिल रहा है, मतलब अगर इसको आप सी मानते हैं और इसको डी मानते हैं तो इससे ये मिल रहा है तो ये भी डी हो गया, और ये इससे मिल रहा है तो ये हो गया सी, यानी पैटर्न हुआ ना ए बी सी डी डी सी। तो आप पैटर्न को समझ गए। अब चलिए कविता को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। चलिए तो पहला लाइन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव का अर्थ आप परम प्रिय निकालिए, अति प्रिय निकालिए, प्रियतमा निकालिए, कुछ भी निकालिए, आप अपने अनुसार स्वतंत्र हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, या फिर कह सकते हैं मैं नहीं जा रहा। फॉर वेरीनेस ऑफ दी,
अब थोड़ा सा यहां दी की भी चर्चा हो ही जाए। देखेंगे, इसे हम इरेज कर रहे हैं। देखिए, आज सेकेंड पर्सन के तौर पे एज ए सिंगुलर एज ए प्लूरल हम यू फॉर्म का प्रयोग करते हैं, परंतु पहले सिंगुलर फॉर्म के लिए हम THOU दो का प्रयोग करते थे एज ए सिंगुलर, सेकेंड पर्सन का एज ए सिंगुलर, जो कि यू के इक्विवेलेंट होता था, एक सब्जेक्ट को डिनोट करता था। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद यूज करते थे दी का, जो कि यू के ही इक्विवेलेंट होता था, जो कि ऑब्जेक्ट का काम करता था पहले, लेकिन अब तो यू से ही काम चल जाता है। उसके बाद यूज करते थे दाई का, जो कि योर के इक्विवेलेंट रहता था, जो कि पॉजेसिव होता था, और उसी में यूज करते थे दाइन का, जो कि योर्स के इक्विवेलेंट होता था, दोनों पॉजेसिव केस हुआ करता था। समझ गए? तो ये जहां भी आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि यू के कैटेगरी वाला है, यू है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, परम प्रिय, अति प्रिय, मेरी प्रियतमा, आप जो भी कहिए। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, या फिर मैं नहीं जा रहा, फॉर वेरीनेस ऑफ दी, इसलिए कि तुमसे थक गया हूं। वेरीनेस अर्थात टायर्डनेस। ठीक है, चलिए। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, ना कि इस आशा में कि ये दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार देगी या तुमसे बेहतर महबूबा से मिलाएगी। बट सिंस दैट, परंतु चूंकि आई मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे अंततः मरना है, इट्स बेस्ट, TIS यानी इट इज, आज का इट इज है, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेंड दैट टू डाई। फेंड आज का FEIGNED यानी बहाने का। तो बेहतर होगा कि खुद का प्रयोग एक बहाने वाली मृत्यु के खुशी में करूं, झूठी मृत्यु के खुशी में करूं, क्योंकि तुमसे बिछड़ना मृत्यु के समान है। तो चाहता हूं कि उसका भी आभास करूं, जो कि हकीकत का नहीं होगा, ढोंग वाला मृत्यु होगा, झूठा मृत्यु होगा। अगला है एस्टर नाइट यानी लास्ट नाइट, पिछली रात। द सन है वो, द सन वेंट हैंस एंड एट इज हियर टुडे, पिछली रात सूर्य चला गया और आज वो यहां है। ही हैथ, ध्यान दीजिएगा, ही हैथ यानी आज का हैज है वो, HATS आज का हैज, हाँ हैज, आप देख सकते हैं वहां भी लिखा हुआ है। ही हैज नो डिजायर नो सेंस, उसके पास, ही यानी सूर्य के पास, हाँ उसके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, ना ही उसका रास्ता छोटा है। देन फियर नॉट मी, अब तुम मुझसे मत डरो। उससे तुम डर भी सकती हो कि उसका रास्ता छोटा नहीं है तो लेट हो सकता है उसे, पर मुझसे मत डरो। बट बिलीव दैट आई सेल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, मुझ पे विश्वास करो, मैं एक तेज गति करूंगा, उतना तेज जितना मैं कर सकता हूं। मोर विंग्स एंड स्पर देन ही, उससे, ही यानी सूर्य, सूर्य से ज्यादा पंखों के साथ, ज्यादा प्रेरणा के साथ बहुत तेज गति करूंगा तुम्हारे पास आने के लिए, वापस लौटने के लिए। चूंकि इसका तात्पर्य समझिए, चूंकि उसके पास ना ही कोई अभिलाषा है और ना ही कोई ज्ञान है, उसका इंतजार करने वाला यहां कोई नहीं है। उस लंबे रास्ते में वो अपने समय से वापस आता है, परंतु मैं उससे तेज गति से आऊंगा क्योंकि मेरे पास अभिलाषा है। मेरा इंतजार करने वाली तुम हो, तुम उस पर विश्वास करो। उसके बाद देखिए, ये दो स्टेंजा में अपनी प्रेमिका को वो संतावना दे रहे हैं, दिलासा दिलवा रहे हैं कि मैं आऊंगा, तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, तुमसे थका नहीं हूं और ना ही तुमसे बेहतर प्यार के तलाश में जा रहा हूं, दिलासा दिलाते हैं। अगले में वो ह्यूमन को किस तरह से कोस रहे हैं, देखिए। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितना कमजोर है इंसान की ताकत। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब अच्छा किस्मत आता है, कैनॉट एड अनदर आवर, एक घंटा भी वो नहीं जोड़ पाता, उसमें इजाफा नहीं कर पाता। अक्सर आप देखते होंगे जब हमारे आसपास खुशियां ही खुशियां रहती हैं तो हम चाहते हैं कि वो खुशियां ना बीते।
आगे ऐसे ही हम खुश रहे, परंतु ऐसा नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है और फिर आम जिंदगी हम जीना शुरू कर देते हैं। तो वही कह रहे हैं, जब अच्छी किस्मत होती है तब भी हम उसे बढ़ा नहीं सकते हैं, उस खुशियों को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही उन बीती हुई खुशियों को वापस ला सकते हैं। जब हमारा किस्मत साथ देता है तब भी ऐसा हम नहीं कर सकते। बट कम बैड चांस, परंतु जब बुरा वक्त आता है, बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन है टू इट आवर स्ट्रेंथ, इसको समझिएगा, उसमें हम अपनी ताकत जोड़ देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और उसे कला और ज्यादा समय तक लंबा कैसे रहना है सिखाते हैं। इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और वो हम पे आगे भी बना रहता है। समझिएगा इस लाइन को, यानी जब हमारा बुरा वक्त आता है तब हम क्या करते हैं, उस दुख के घड़ी में अपने आप को इतना कोसते हैं, हम इतना टूट जाते हैं कि वह दुख हमारे यहाँ ठिकाना बना लेता है। यानी उस दुख का तो उद्देश्य पूरा होने लगता है कि हम तो दुख देने के लिए आए थे, और वाकई में इसे दुख पहुंच रहा है, ये और दुखी हो रहा है। यानी उसे हम कला भी सिखा देते हैं, और हमारे यहाँ वो बना रहे, इस चीज को भी हम बता देते हैं कि तुम्हारे आने से तुम जो चाह रहा था वही हो रहा है। दुख तो चाहता है कि हम दुखी हो, और हम दुखी होते हैं, हम टूटते हैं, तो उसमें अपना ताकत हम लगा देते हैं, उसे और यहां ज्यादा समय तक रहने के लिए कहते हैं, न्योता देते हैं। उसी चीज को ये कह रहे हैं कि जब अच्छा किस्मत होता है तब तो हम उसे ना बढ़ा सकते हैं, ना बीते हुए समय को ला सकते हैं, लेकिन जब बुरा किस्मत आता है, जब बुरे समय आते हैं, तो हम उसे और बुरा बना देते हैं। चलिए अगला है when, अब चलिए अब अपनी पत्नी के बारे में फिर से अब कह रहे हैं, कैसे उनके ज्यादा प्यार करने से, उनके महबूबा के ज्यादा प्यार करने से इन पे साइड इफेक्ट पड़ता है, उसको भी थोड़ा सुन लीजिए। when दो साई, नहीं when you साई, दो यानी यू, हाँ, when दो साई नोट वाइंड, जब तुम आहें भरती हो, जब तुम लंबी सांसें लेती हो, उसमें तुम हवा नहीं लेती, यानी उस सांसों में हवा नहीं लेती, बट साई माई सोल वे, मेरी आत्मा को खींच ले जाती हो, यानी उन सांसों में हवा नहीं, मेरी आत्मा को तुम खींच ले जाती हो। When दो विप अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोती हो सहानुभूतिहीन दया करके। अब ये सहानुभूतिहीन दया क्या है, अनकाइंडली क्या है, तो एक ऑक्सीमोरन है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी दया तो दिखाती हो लेकिन इसमें कोई सहानुभूति नहीं होता, उससे मेरा नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। हाँ, माई लाइफ ब्लड डोथ डिके, डोथ यानी डज, मेरा जीवन रक्त जो है, यानी जीने के लिए जो खून का होना जरूरी है, वो भी क्षय होने लगता है, उसका नुकसान पहुंचने लगता है। तो बताइए, उसके ज्यादा प्यार करने में कवि का नुकसान तो है। तो वही चीज यहां बता रहे हैं, कैसे वो कॉज को बता रहे हैं कि तुम्हारे ज्यादा प्यार करने के चलते क्या होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकता, दैट दो लव मी, कि तुम मुझे प्यार करती हो, एज दो से, जैसा तुम कहती हो, या जितना तुम कहती हो, ये नहीं हो सकता कि उतना तुम प्यार करती हो, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा प्यार करने से क्या हो रहा है, अभी तो आप सुने। मतलब होता है ना कि माँ बच्चे को इतना लाड प्यार देती है कि बच्चा बिगड़ जाता है। उसी तरह से कह सकते हैं कि आपकी कोई महबूबा है, थोड़ा सा रोमांटिक हो जाइए, आपकी अगर कोई महबूबा है, वो आपसे इतना प्यार करती है कि आपका उठना बैठना जीना मुहाल कर रखी है, सब कुछ बंद हो चुका है, आपका दिनचर्या खराब हो चुका है उसके ज्यादा प्यार करने के चक्कर में। तो क्या उसका प्यार आपके लिए फायदा पहुंचा रहा है? नहीं, उससे तो आपका नुकसान ही हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ यहां जिक्र किए हैं। चलिए उसके बाद क्या है जी, उसके बाद कह रहे हैं, इट कैन नॉट बी दैट दो लव मी एज दो से, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जितना कहती हो उतना प्यार करती हो, जैसा कहती हो उतना प्यार करती हो। इफ इन दाइन, इसका मतलब यह इफ इन योर्स, यानी यदि तुम्हारे हाथों में होता, माई लाइफ दो वेस्ट, मेरा जिंदगी तुम बर्बाद कर देती, वेस्ट कर देती। दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, अब चलिए आ जाइए फिर से,
अब फिर से आप बड़ाई करना शुरू कर दिए। दो यानी यू और आर्ट मतलब आर, ए आर ई आर। द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे लिए बेहतर हो, सबसे बेहतर हो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, तुम अपने समझदार दिल को मेरे बारे में कुछ बुरा सोचने को मत कहो। डिवाइनिंग मतलब यहां हुआ समझदार, जो भविष्य के बारे में सोच सकता है। उस दिल को मेरे बारे में कुछ बुरा सोचने के लिए मत कहो। डेस्टिनी में टेक दी पार्ट, क्या पता किस्मत तुम्हारा साथ दे। एंड मे दी फियर्स फुलफिल, और तुम्हारा डर हकीकत में बदल जाए तो क्या होगा। यानी तुम अगर सोच रही हो कि मैं चला जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं तुमसे बिछड़ जाऊंगा, ऐसा तुम अगर सोच रही हो, ऐसा मत सोचो। क्या पता भगवान ऐसा ही कुछ कर दे, किस्मत मेरे साथ कुछ ऐसा ही कर दे और मैं वापस ना आऊं। इसलिए अच्छा सोचो, ठीक है। अब क्या सोचो कह रहे हैं, बट थिंक, सोचो दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, हम लोग केवल अलग हुए हैं, मुड़े हैं सोने के लिए, जगेंगे तो फिर एक साथ। They who one another keep alive never parted be, वो never लिखा हुआ अंतिम लाइन में never है। मतलब क्या, वे लोग जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं या एक दूसरे के लिए जीते हैं, बात एक ही हुआ, वे कभी भी जुदा नहीं होते, कभी भी जुदा नहीं होते। तो कैसा लगा हमारा ये पोयम और उसका एनालिसिस, कमेंट करके आप बताइए कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं, गुड बाय।